नमस्कार मेरे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हमारी जो आज की क्लास रहेगी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज का जो हमारा रहेगा, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं बोलियां। साथियों, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध टॉपिक है। विभिन्न प्रकार के राजस्थानी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, इनमें इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि उसकी उत्पत्ति से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान की जो बोलियां हैं, अलग अलग जो प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान की जो प्रमुख जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उनसे जो जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर कहूँ मैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी जो बोलियां बोली जाती है, उस क्षेत्र में कैसे कैसे ग्रंथ लिखे गए हैं, किनके द्वारा लिखे गए हैं, इत्यादि तमाम प्रकार के जो प्रश्न जो है इस टॉपिक से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो हम इन सारे प्रश्नों का जो समावेश करते हुए बहुत ही सरल तरीके से जो है इस सारे टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं साथियों शुरू करने जा रहा हूँ। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत भी है कि 5 कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वाणी, यानी 5 कोस दूर जाने पर पानी जो है, जल है, पानी है, उसका टेस्ट बदल जाता है। 10 कोस जब हम दूर जाते हैं तो लोगों की जो बोलने का जो लहजा है वह भी चेंज हो जाता है। तो इन्हीं सारे जो चीज़ों को, बिंदुओं को लेते हुए हम आज शुरू करने जा रहे हैं राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं बोलियां। साथियों, सबसे पहला जो मैं बिंदु लेने जा रहा हूँ वो इसके संबंध में उत्पत्ति से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। वैसे मत तो विद्वानों के अलग अलग मत है, जैसे कि मैं जिक्र करूं एलपी टेसिटोरी का, लुइस पियाजो टेसिटोरी, इनका जो मत है शॉरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं राजस्थानी की। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है वो मानते हैं इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से। तो कुछ शॉरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं, कुछ नागर अपभ्रंश से मानते हैं, लेकिन मैं जो सर्वमान्य तथ्य जिसके ऊपर अधिकांश विद्वान सहमत हैं उस टॉपिक को लूंगा कि इसकी उत्पत्ति जो है शॉरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। यह इनका सर्वमान्य जो उत्पत्ति का मत स्वीकार किया जाता है सभी के द्वारा। तो एक तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का जो शब्द है किन किन प्राचीन जो है ग्रंथों में इसका जो है उल्लेख मिलता है। तो मैं जैसे की बात करूं, अगर राजस्थान की भाषाओं के अलग अलग जो उल्लेख है, सबसे पहले अगर जिक्र करें किसी शिलालेख का, तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख मिलता है सिरोही से, उस बसंतगढ़ के शिलालेख में एक शब्द का उल्लेख आता है राजस्थानी आदित्य। तो उस में राजस्थानी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग एक तरीके से अगर हमें शिलालेख पूछे तो इसमें मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी का ये शिलालेख, इसमें राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर मैं किसी पुस्तक या ग्रंथ की बात करूं तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें विक्रम संवत 835 का एक ग्रंथ है कुवलय माला, और ये जैसे बड़े एग्जामों में भी इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो कुवलय माला जो ग्रंथ है, तो इसकी रचना किसने की, कब की, तो क्या है इस विषय में, तो मैं बता देता हूं। जालवर के प्रमुख जैन संत है उद्योतन सूरी। जालवर के प्रमुख जैन संत उद्योतन सूरी, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कुवलय माला। इस किताब में इन्होंने टोटल 18 भाषाओं का जो उल्लेख किया है। इन 18 भाषाओं के अंदर जो है इन्होंने हमारे यहाँ के प्रांत के लिए जो भाषा का उल्लेख किया है वो किया है मरु भाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक वैसे ही एक जो है विद्वान हुए थे जिनका नाम है कुशल लाभ, कवि कुशल लाभ। तो कवि कुशल लाभ का जो ग्रंथ है वह है पिंगल शिरोमणि। और अबुल फजल का ग्रंथ आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, आईन अकबरी। तो अबुल फजल के ग्रंथ आईन अकबरी और कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में जो शब्द काम में आया है यहाँ के लिए मारवाड़ी शब्द काम में आया है। तो एक मरुभाषा शब्द हमने देखा कुवलय माला में आया है, मारवाड़ी शब्द इन 2 ग्रंथों में आया है। अतः अगली जानकारी मैं बता दूं कि यहाँ के लिए, इस भाषा के लिए राजस्थानी जो शब्द है वो सबसे पहले किस पुस्तक में आया गया है। तो साथियों मैं बता दूं, वर्ष 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने जिक्र किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है जो कि 1912 वर्ष में प्रकाशित हुई। वर्ष 1912 में प्रकाशित पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण विश्लेषण किया है, यानी वैज्ञानिक यहाँ की बोलियों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ जिक्र किया यहाँ की बोलियों की उत्पत्ति से और प्राचीन जो अलग अलग जो उल्लेख मिलता है इनसे संबंध में। इसके बाद हम जिस हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं,
साथियों जब हम राजस्थानी साहित्य भाषा बोलने वाला जो टॉपिक बढ़ता है तो दो विद्वानों के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है हमारे आरएस जैसे एग्जाम में और तमाम तरह के दूसरे जो एग्जाम्स में उसमें पूछे जाते हैं। मैं पहला लूंगा जो नाम है यहाँ इस तरीके से यहाँ जिक्र कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ मैं, एलपी टेस्सीटोरी। ऐसे मैंने यहाँ लिख रखा है, पर पुनः यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एलपी टेस्सीटोरी, पूरा नाम इनका लुइस पियाजियो टेस्सीटोरी है। अब इनकी उत्पत्ति यानी मूलतः कहाँ के हैं, कर्मस्थली कौन सी है, समाधि यानी मृत्यु कहाँ हुई, या इन्होंने जीवन में किस राजा के शासनकाल में रियासत में आपने अपना कार्य किया, या जो इन्होंने किस रियासत में इनको आश्रय दिया गया, किस राजा के द्वारा, वो प्रश्न पूछा जा सकता है एक तरीके से। तो तमाम तरह के प्रश्न हैं। नंबर 1, एलपी टेस्सीटोरी जो है मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले। ध्यान रखिएगा साथियों, इटली में एक शहर पड़ता है उदीनी, तो उदीनी शहर इटली के आप रहने वाले हैं। दूसरी बात है, यह इनको भारत में राजस्थान आए और राजस्थान में भी जो बीकानेर जो रियासत थी, बीकानेर, उस बीकानेर रियासत में यहाँ के शासक गंगा सिंह जी जो है, इन्होंने लुइस इनको टेस्सीटोरी जो है इनको जो है अपने राज दरबार में सम्मान और आश्रय दिया। और जो चारण साहित्य है, उस चारण साहित्य के रिसर्च और जो उनके ऊपर जो सर्वेक्षण का जो कार्य है, एलपी टेस्सीटोरी ने जो अच्छे तरीके से किया। यानी गंगा सिंह जी ने चारण साहित्य पर रिसर्च का जो कार्य है इनको सौंपा, इन्होंने बहुत अच्छे से किया। आपकी दो प्रमुख पुस्तकें भी हैं, जिसमें एक पुस्तक का नाम मैंने जिक्र किया है, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, एक पुस्तक, और दूसरी पुस्तक का नाम है राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। दो पुस्तकें जो है एलपी टेस्सीटोरी की थी, जो मैंने यहाँ ऊपर जिक्र किया है इन पुस्तकों का। तो आपको आगे जानकारी ये बता दूं कि इस तरह से सर्वेक्षण और कार्य करते करते इन एलपी टेस्सीटोरी की जो मृत्यु है वर्ष 1919 में हो गई थी, और आपकी जो समाधि है वो भी बीकानेर में ही है, वही स्थित है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि एलपी टेस्सीटोरी की जो कर्मस्थली कहाँ है साथियों, तो आप बताएंगे कर्मस्थली अगर प्रश्न आए तो बीकानेर कहेंगे, बीकानेर। और आपकी मृत्यु कहाँ हुई तो भी बीकानेर, और समाधि स्थल कहाँ है तो भी आंसर बीकानेर ही आएगा। गंगा सिंह जी ने इनको संरक्षण दिया। आपकी दो पुस्तकों का उल्लेख मैंने यहाँ किया। इस तरीके से एलपी टेस्सीटोरी जो है पूछा जाता है। अच्छा, इसका अगर मैं जिक्र करूं आपको कि एलपी टेस्सीटोरी ने जो है राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, वर्गीकरण कितने भागों में किया है, तो साथियों दो भागों में इन्होंने बांटा है एलपी टेस्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा को। नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी, नंबर 2 पूर्वी राजस्थानी। इन्होंने जो है दो भागों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा लिखा है पूर्वी राजस्थानी। इस तरीके से जो है दो भागों में इन्होंने इनको अपनी राजस्थानी भाषा को बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी को इन्होंने मारवाड़ी कहा है, जबकि पूर्वी राजस्थानी को इन्होंने ढूंढाड़ी के रूप में परिभाषित किया है। साथियों इसके साथ मैं आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लेता हूं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वे पहले विद्वान जिन्होंने राजस्थानी भाषा का एक साइंटिफिकली, एक लॉजिकली जो है विश्लेषण और क्लासिफिकेशन किया है राजस्थानी भाषा का, तो वो क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आपको जो है राजस्थानी भाषा की जो शैलियां हैं, आपने अपने अलग अलग ग्रंथों में पढ़ी होगी कि डिंगल और जो पिंगल जैसे शब्दों का प्रयोग जो है अलग अलग आपने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो मैं थोड़ी जानकारी बता दूं कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है बेसिकली। तो डिंगल और जो पिंगल का जो अच्छे से वर्गीकरण जो है मैं इस तरफ कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए अच्छे से। कई बार पढ़ा तो है डिंगल और पिंगल, बट है क्या इसका हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपके और समझने में, देखने में आसानी रहे। हाँ जी, यहां लिख लेता हूं मैं डिंगल एंड पिंगल, डिंगल और पिंगल। साथियों डिंगल पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली है, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली है। इसको मैं जो है ये मैप है इसको दो भागों में बांट लेता हूँ, एंड पूर्वी राजस्थान एंड पश्चिमी राजस्थान मोटे मोटे रूप से। तो जो डिंगल है पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है, पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा कह सकते हैं, साहित्यिक शैली कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं, शैली कहना अच्छा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली डिंगल और पिंगल हो जाएगी
पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एक तो जो विभाजन है ये हो गया पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि इसका जो है साहित्यकार और किन लोगों ने ज्यादा लिखा एक तरीके से। तो डिंगल जो है लिखा है चारण समाज के जो कवि और जो साहित्यकार हुए हैं, चारण जाति द्वारा आपका जो है साहित्य ज्यादातर लिखा गया चारण जाति द्वारा, जबकि यहाँ पे जो है भाट जाति के द्वारा जो है इनका जो है ज्यादातर इस तरीके से भाट जाति द्वारा ये पिंगल साहित्य जो है एक तरीके से लिखा जाता है। तो मोटा मोटा पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली चारण जाति द्वारा लिखित है, ये भाट जाति के द्वारा लिखित है। अगर जैसे मैं 2-3 एग्जांपल्स बता देता हूँ कि डिंगल के अंदर जैसे कि एग्जांपल है साथियों, एक पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मिणी ढोला मारूरा दुहा राजिया रसोरठा इत्यादि जो है इस डिंगल शैली के कुछ उदाहरण है। जबकि पिंगल शैली के अंदर मैं बात करूं जो है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, वंश भास्कर इत्यादि जो है इसके पिंगल के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने डिंगल और जो पिंगल जो है इसका क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग प्रकार से। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे लेते हैं। अगला चीज हम ये समझेंगे साथियों, मैंने एक हल्का सा मैप बनाया है राजस्थान का, अच्छे से तो नहीं बनाया है बट बनाने की कोशिश की है। वैसे राजस्थान का मैप पतंगाकार, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पतंगाकार होता है एक तरीके से, विषम चतुर्भुज है। तो ये मैंने राजस्थान का एक मैप बनाया है, इसमें मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि किस किस प्रांतों में कैसी कैसी बोलियां साथियों बोली जाती है, उनका हम जिक्र करेंगे। राजस्थानी भाषा की अगर हम बात करें साथियों तो मैं मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे ये पूरा राजस्थान है, राजस्थान में जैसे साथियों मोटा मोटा जो ये प्रांत है मैं इसको मारवाड़ के रूप में संबोधित कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ मैं मारवाड़। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे की तरफ जाऊंगा साथियों इस तरफ, तो ये जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला कुछ ये जो एरिया है, यह प्रांत जो है इतिहास में मेवाड़ के नाम से संबोधित किया गया है, मेवाड़। साथियों दक्षिण की तरफ मैं बढ़ता हूँ अगर आगे, तो जो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो ये प्रांत है डूंगरपुर बांसवाड़ा का मुख्य रूप से, तो वो प्रांत जो है वागड़ प्रदेश कहलाता है, वागड़। आपने अमूमन बुक्स में पढ़ा होगा। फिर मैं इस तरफ जाता हूँ तो जो जयपुर और आसपास का जो आमेर और जो प्राचीन जो क्षेत्र था इस तरफ वाला, वो ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता है, ढूंढाड़। मैं अलवर, भरतपुर इस तरह पूर्वी राजस्थान में बढ़ता हूँ तो कुछ ये एरिया जो मेव जाति का बाहुल्य एरिया है, तो मेव जाति के बाहुल्य एरिया होने के कारण वो प्रांत साथियों मेवात कहलाता है। मैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया अगर लेना चाहूँ तो साथियों यहाँ पर जो है ये एरिया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वो हाड़ौती प्रांत कहलाता है, हाड़ौती, ये हाड़ौती। साथियों थोड़ा मैं जैसे कि इस तरफ आऊँ, सिरोही वाला जो एरिया है, सिरोही, और ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं जालोर में आहोर से लेकर पाली जिले के बाली तक का जो क्षेत्र है वो गोड़वाड़ प्रांत कहलाता है। तो मैं इस प्रांत को लिख देता हूँ गोड़वाड़, गोड़वाड़। ठीक है, फिर इस तरफ जैसे जो ऊपर यहाँ पे जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला एरिया जो पंजाब और हरियाणा से टच होता है, यहाँ जैसलमेर ऊपर वाला इलाका है, थली इलाका कहलाता है, थली। यहाँ मैं थली शब्द एक यूज कर लिया है। इधर जो है भीलवाड़ा वाला जो प्रांत है, शाहपुरा वगैरह इस तरह का जो एरिया है, उस क्षेत्र में जो है अलग से बोली जो बोली जाएगी उसको हम अलग से लेंगे। खैर पहले जो हमें मोटी मोटी जो बोलियां है मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथियों। मारवाड़ी जो प्रांत है इसमें जोधपुर, पाली, जालोर, बीकानेर, नागौर वाला आसपास का जो क्षेत्र है, काफी सारा विस्तृत और समृद्ध जो शहर है, जो क्षेत्र है, इस तमाम तरह के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो हमारी बोली है साथियों वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी के संदर्भ में साथियों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की सबसे समृद्ध, सबसे विस्तृत बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है या जो बोली है वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी सबसे समृद्ध, सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो बोली है, सबसे मजबूत सशक्त कह सकते हैं एक तरीके से, वो है मारवाड़ी। बहुत सारा प्रांत कवर करती है ये हमारी मारवाड़ी, और जो साहित्य भी बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है मारवाड़ी के अंदर। तो एक तरीके से ये मारवाड़ी जो है बोली जो है मारवाड़ प्रांत में बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। क्योंकि साथियों जो प्रश्न है अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है,
क्षेत्र विशेष से प्रश्न पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा वाला जो प्रांत जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन आएंगे अलग अलग प्रकार से, हाड़ौती, वागड़ी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी, ऐसा करके। तो हमें आना चाहिए कि भाई वहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या बोली जाती है। हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में क्या बोलेंगे, या फिर अलवर भरतपुर क्षेत्र में क्या बोलेंगे, इस तरीके से। तो साथियों, हमारे मारवाड़ में जो बोली जाती है वो मारवाड़ी है। मेवाड़ जो प्रांत है, मेवाड़ में जो बोली जाती है लैंग्वेज, वो है मेवाड़ी है। वागड़ प्रदेश जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर जो बोली जाएगी वो है वागड़ी है। हाड़ौती प्रांत, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्रमुख रूप से बोली जाती है वो साथियों है हाड़ौती लैंग्वेज कहलाएगी। ढूंढाड़ प्रदेश, ढूंढाड़ का तात्पर्य जयपुर, आमेर, जो प्राचीन आमेर और वर्तमान जो जयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है, कुशलगढ़, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा वाला आसपास का क्षेत्र, वहां पे ढूंढाड़ जो है क्षेत्र है तो ढूंढाड़ी बोली जाएगी। अलवर और आसपास का जो मेव जाति बाहुल्य जो क्षेत्र है, वहां मेवात क्षेत्र होने के कारण मेवाती बोली जाएगी। वैसे अलवर के मुंडावर और बहरोड तहसील है, वहां अहिरवाटी एक लैंग्वेज है, वो भी बोली जाएगी, अहिरवाटी। अहिरवाटी जो है अलवर के बहरोड और मुंडावर तहसील जो है वहां बोली जाती है, याद रखेंगे हम एक तरीके से। बीकानेर और आसपास का क्षेत्र, जैसलमेर का कुछ टच है, वहां पे थली बोली जाएगी। और यहाँ गोडवाड़ी का जो क्षेत्र है, आहोर और ये बाली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, गोडवाड़ी बोली जाएगी साथियों। थोड़ा और अगर हम गहराई में जाए साथियों, तो गोडवाड़ में यहाँ जो सिरोही जिला पड़ता है, सिरोही पहाड़ी जिला, तो सिरोही जिले में देवड़ा राजपूतों का शासन ज्यादा रहा है। तो देवड़ा राजपूतों के शासन होने के कारण यहाँ पे जो बोली जाती है साथियों लैंग्वेज, वो देवड़ा वाटी कहलाती है, देवड़ा वाटी कहलाएगी लैंग्वेज। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं, हाँ, ये जो एमपी वाला जो बॉर्डर है हमारा मध्य प्रदेश का, इस एमपी बॉर्डर से जो टच में अगर कोई लैंग्वेज, जैसे कि मालवा का जो है जो पठार है, यहाँ जो टच होती बॉर्डर पे, जो यहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है मालवी। मालवी बहुत ही कर्णप्रिय और कॉमन बोली मानी जाती है ये मालवी। तो ये हमारे इस मध्य प्रदेश बॉर्डर से टच होते हुए हाड़ौती से नीचे की तरफ इधर मालवी बोली जाएगी। इस मालवी का एक थोड़ा कर्कश स्वरूप, अगर कठोर स्वरूप मैं कहूं कि जो कि वहां पे शासकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, वो है रांगड़ी। रांगड़ी एक शब्द आएगा, रांगड़ी, जो मालवी की ही उपबोली है रांगड़ी, और इसको जो है थोड़ा कर्कश स्वरूप है साथियों। वैसे मालवी की एक उपबोली मानी जाती है निमाड़ी। निमाड़ी मालवी की एक उपबोली है निमाड़ी। इस निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के रूप में संबोधित किया जाता है, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी राजस्थानी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहेंगे। मालवा और इस बॉर्डर पे टच होती है तो मालवी हो जाएगी। इस मालवी का ही थोड़ा कठोर और कर्कश जो स्वरूप है वो रांगड़ी कहलाता है, जो राजपूत शासकों के द्वारा जनरली वहां पे रियासत काल में बोली जाती थी एक तरीके से। लेकिन मालवी जो है बहुत कर्णप्रिय बोली है। हाड़ौती में हमने जिक्र किया, हाड़ौती लेक क्षेत्र में हाड़ौती है, यहाँ मेवाड़ी है, वागड़ी है, इसी तरीके से कुछ हमने जो बोलियां जानी। हाँ, तो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में इस तरह आसपास जो क्षेत्र है वहां पे खैराड़ी बोली जाती है। खैराड़ी 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 जो है यहाँ बोली जाती है एक तरीके से। वैसे इस वागड़ी को बिली बोली भी कहा है एक तरीके से। वागड़ी जो है इसको एक नाम दिया है, बिली बोली भी कहा गया है। इस तरीके से कुछ जो ये बोलियां हैं, इस बोलियों का जो जिक्र क्षेत्र विशेष से किया जाता है। तो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि किस किस प्रांत में क्या बोली जाती है। प्रमुख रूप से वागड़ी का काफी क्वेश्चन आता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाएगी, तो वागड़ी कहेंगे। अब मैं साथियों इसमें थोड़ा और गहराई से जा रहा हूँ, जैसे कि किस किस तरह से ग्रंथ जो है जनरली लिखे गए हैं इन अलग अलग भाषाओं में। तो साथियों सबसे पहले मैं देता हूँ जैसे कि मारवाड़ी का। मारवाड़ी में साथियों जो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक ग्रंथ का नाम मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, वेली कृष्ण रुक्मिणी। वेली कृष्ण रुक्मिणी। आपने पढ़ाई के दरमियान इस ग्रंथ को अमूमन पढ़ा होगा। तो इसके प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो ये ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मिणी, ये ग्रंथ के रचनाकार लेखक कौन है और उस लेखक की क्या विशेषता है, वो हम जिक्र करने जा रहे हैं साथियों। तो इस ग्रंथ के जो लेखक है बीकानेर शासक पृथ्वीराज राठौर। बीकानेर शासक पृथ्वीराज राठौर जो है इस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे।
साथियों इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉरेस कहा जाता है। एलपी टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हॉरेस कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिंगल का हॉरेस, डिंगल का हॉरेस जो है आपको कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, और वो कहा है एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने, सही है ना साथियों, पढ़ा है ना आपने। एलपी टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हॉरेस कहा है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है, इस वेली कृष्ण रुक्मिणी का जो ग्रंथ है, इतना ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके लिए उपमाएं के रूप में दी गई है। इस ग्रंथ को ध्यान रखिएगा साथियों, पांचवा वेद कहा गया है, पांचवा वेद, पांचवा वेद तथा 19वां पुराण कहा गया है, 19वां पुराण कहा गया है। तो पांचवा वेद और 19वां पुराण के रूप में संज्ञा दी गई है वेली कृष्ण रुक्मिणी को, इस ग्रंथ को। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है इसे डिंगल का हॉरेस कहा गया है एलपी टेसीटोरी के द्वारा। ये वेली कृष्ण रुक्मिणी है। अचल दास खींचीरी वचनी का जो ग्रंथ है वो इसमें आएगा एक तरीके से, या फिर मैं कहूँ कि ढोला मारूरा दुआ है इत्यादि जो कुछ ग्रंथ है, राज्यरा सोरठा है, वो इसमें उल्लेख है। साथियों एक शब्द आता है सोरठा, तो आपको थोड़ा और जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ सोरठा होता क्या है। सोरठा या सोरठे राजस्थानी के अंदर जो दोहे, दोहा तो हम हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन उसी दो लाइन की जो पंक्तियां हैं बहुत अच्छे से, अगर उसको मैं राजस्थानी पश्चिमी राजस्थानी में अगर कहूँ तो सोरठे कहेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। तो इस तरह से राज्य सोरठा जो है वो भी इसका ग्रंथ है। तो ये मारवाड़ी के कुछ ग्रंथ हो गए। मैं जैसे कि बात करूँ मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ी में तो मेवाड़ के जो शासकों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए साथियों वो हमारे मेवाड़ी के अंदर आएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ महाराणा कुंभा के कुछ जो ग्रंथ है प्रमुख आपने अलग अलग इतिहास में पढ़े होंगे। महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है जैसे कि संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, सूड प्रबंध है, कामराज रतिसार है, इत्यादि जो ग्रंथ उन्होंने कुंभा ने या तमाम तरह के जो मेवाड़ी शासकों ने जर्जर लिखे हैं वो सारे मेवाड़ी भाषा में लिखे गए साथियों। वागड़ी जो है इस लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे किस तरह से ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं, तो जो है वागड़ प्रदेश के अंदर आप मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो है बेणेश्वर धाम है, तो बेणेश्वर धाम और वहाँ के जो संत वगैरह जो है उन्होंने, उन संतों ने इस ज़्यादातर जो शास्त्र साहित्य जो लिखा है वो वागड़ी भाषा में लिखा है। हाड़ौती के अंदर भी काफ़ी चीज़ें लिखी गई है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हाड़ौती में जो लिखी जाती है वो है वंश भास्कर, वंश भास्कर। इसके भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वंश भास्कर की रचना किसने की थी, तो इसका जवाब है सूर्यमल मिश्रण ने। अब अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्यमल मिश्रण जो है किस दरबार में थे या कहाँ के दरबारी कवि थे, तो ध्यान होना चाहिए कि वंश भास्कर जो किताब लिखी है वो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ने एक ग्रंथ लिखी। और सूर्यमल मिश्रण जो है ध्यान रखेंगे साथियों बूंदी के राज दरबारी कवि थे, बूंदी के दरबारी कवि थे, बूंदी के दरबारी कवि थे। आपने वंश भास्कर लिखा एक तरीके से। इस तरीके से जो है और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेवात की बात करूं मैं, तो मेवाती जो है कहाँ बोली जाएगी, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ मेव जाति जो है, मेव मुस्लिम जाति मानी जाती है, तो मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जो है वहाँ पे मेवाती बोली जाएगी। और मेवाती भाषा के जो है बोली में मैं जैसे आपको बता देता हूँ जो संत हुए हैं, जैसे कि कुछ जो नाम है चरणदास, लालदास, जो शिष्या हैं कुछ हुई थी दादू जी की, जिसमें सहजोबाई, दयाबाई, इनकी जो रचनाएं जो सारे साथियों है वो है मेवाती के अंदर, ध्यान रखिएगा। अहिरवाटी की बात की मैंने आपको, तो अलवर की बहरोड और जो मुंडावर तहसील है उसमें अहिरवाटी जो भाषा बोली जाएगी। और अगर ख्याल की बात करें, अलीबख्शी ख्याल जो था इस अहिरवाटी के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में साथियों आपको बता दूं संत दादू दयाल जो है प्रसिद्ध संत है, राजस्थान के संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो हमारे सामने जो ढूंढाड़ी भाषा में हम इसको पढ़ सकते हैं एक तरीके से। तो ढूंढाड़ी है, बीकानेर में कुछ थली है, यहाँ पे फिर इसकी यहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा पंजाबी और हरियाणवी टच आ जाता है, पूर्वी राजस्थान की इस प्रांत में थोड़ा ब्रज का टच आ जाता है एक तरीके से, दक्षिण की भाषाओं में थोड़ा गुजराती का टच आ जाता है। तो साथियों इस तरीके से जो प्रमुख जो बोलियां हैं मुख्य रूप से हमने आपको बताई, समझी। पुनः मैं एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। वागड़ी जो है इसको भीली बोली भी कहा गया है। और मालवा क्षेत्र, जो मालवा क्षेत्र एमपी की बॉर्डर से टच होती है, यहाँ पे मालवी बोली जाएगी। और उसके बाद में मालवी की उप बोली है रागड़ी, जो थोड़ी कर्कश है, जबकि मालवी कर्णप्रिय बोली है।
यहाँ पे मालवी की उपबोली है निमाड़ी है, जिसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस तरीके से जो कुछ प्रश्न जो है वे हमारी राजस्थानी की भाषा, साहित्य और बोलियों से संबंधित है। तो उस टॉपिक को आज हमने लिया, जाना समझा। इस टॉपिक को अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग मोटी मोटी मुख्य बातें सारी इस टॉपिक में आ चुकी है और सारे तमाम तरह के जो प्रश्न हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस टॉपिक के हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप समय समय पर हमसे जुड़ सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो साथियों जो रहेगी, अगली वीडियो, वो रहेगी राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं और जो लोक कलाएं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएं और लोक कलाएं। तो मैं उन तमाम लोक कलाओं को और हस्तकलाओं को आपके सामने पेश करके वापस रूबरू होऊंगा। तो साथियों, मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।